अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्बिया पाकिस्तान और चाइना के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेने में काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, और अगर ये जहाज़ ख़रीदा जाता है, मतलब GF-17 ब्लॉक 3 को सर्बिया ख़रीदता है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इसके दूसरे कंटेंडर कौन है इस सारी रेस में। इस पर तफसीली एनालिसिस होगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। सर्बियन मुख्तलिफ पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उसके अलावा पोलिटिकल सर्कल में जो बासर लोग हैं, उन्होंने इस बात के कवी इम्कानात को हाईलाइट किया है कि सर्बिया GF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीद सकता है। यह हम सबसे पहले बात कर लें तो सर्बिया के पास कुछ 34 के करीब MiG-21 जहाज़ थे, जिनको उन्होंने 2021 में रिटायर कर दिया। इस वक्त उनके पास सिर्फ 14 MiG-29 जहाज़ मौजूद हैं, जो कि 4th जनरेशन के हैं, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है। देखा जाए तो सर्बिया को न्यू फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, और ये बात उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कंफर्म कर चुकी है कि अब हमें न्यू फाइटर जेट्स की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए 3 नाम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हैं। पहला राफ़ेल है फ्रांस का, दूसरा रशिया का MiG-35, और तीसरा पाकिस्तान और चाइना का GF-17 थंडर ब्लॉक 3। राफ़ेल के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। उसकी वजूहात कुछ ये हैं कि सर्बिया है तो एक यूरोपियन कंट्री, लेकिन यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद ये ना तो नेटो का हिस्सा है, ना ये कोई अमेरिका का साथी है, बल्कि इसकी ज़्यादातर जो तजारत भी है और ज़्यादातर जो करीबी ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ है और चाइना के साथ है। मैं इसकी आपको मिसाल देता चलूँ कि रशिया से ना सिर्फ इन्होंने जितनी भी इनकी एयरफोर्स वो रशियन बेस्ड है, इनके बहुत से सिस्टम वो रशियन बेस्ड हैं। इनके पास पेंटसर S1 एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसके अलावा रिसेंटली सर्बिया ने चाइना से HQ-22 मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं। उसके अलावा CH-92A जो रिकॉनिसेंस और अटैक दोनों कर सकते हैं, ये UCAVs भी सर्बिया ने चाइना से लिए हैं। उसके अलावा सर्बिया यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद इसकी जो ज़्यादातर ट्रेड है वो रशिया, चाइना और इन जैसे जो ईस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ ज़्यादा है। मतलब कि $1.25 की या $1 बिलियन के आसपास की जो ट्रेड है वो चाइना और सर्बिया के दरमियान होती है। इवन इसके अलावा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी देखा जाए तो एक हद तक सर्बिया के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑलमोस्ट $15 to $30 मिलियन की थोड़ी सी ट्रेड भी होती है पाकिस्तान और सर्बिया के दरमियान, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यहाँ जो चीज़ अहम याद रखने वाली है वो ये कि अमेरिका या अमेरिका के इत्तहादियों के साथ सर्बिया की कोई ख़ास अच्छी दोस्ती या अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। यहाँ 2 फाइटर जेट्स जो कि बहुत ज़्यादा लीड लेते हैं वो MiG-35 और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। MiG-35 का पहले भी ट्रायल सर्बियन पायलट्स ले चुके हैं, और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थे MiG-35 की परफॉर्मेंस से। लेकिन MiG-35 इस वक्त पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि एक तो MiG-35 को रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन मिकोयान गोर्विच जो कंपनी है वही डुंडल डाउन होगी, उसी की शेयर्स गिर गए, जिसकी वजह से जो MiG-35 का प्रोग्राम है वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। और MiG-35 को रशियन एयरफोर्स ने भी अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया। उसके अलावा MiG-35 को इंडिया के MMRCA प्रोग्राम से भी इसके रडार सिस्टम में कुछ खराबियां होने की वजह से निकाल दिया गया था, क्योंकि अभी तक जो इसका ऐसा रडार है वो भी अभी टेस्टिंग फेजेज में है, मतलब मुकम्मल तौर पर बना नहीं है। यहाँ जो दूसरी एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है वो GF-17 थंडर है, और इस चीज़ को वहाँ के जो कुछ एनालिस्ट हैं जो कि हुकूमती ज़राए के बहुत करीब होते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि GF-17 थंडर के बहुत करीबी चांसेस हैं कि सर्बिया GF-17 को चूज़ कर सकता है। और सर्बिया को ये फैसला बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने 34 MiG-21 जहाज़ बहुत अरसा पहले रिटायर कर दिए हैं, और अब उनकी एयरफोर्स के पास सिर्फ 14 MiG-29 जहाज़ हैं। मतलब कि उनकी एयरफोर्स में बहुत बड़ा गैप मौजूद है, और जल्द अज जल्द उन्हें इस गैप को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मुल्क की सोवरेनिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका मुल्क कमज़ोर हो जाएगा मिलिटरीली या किसी भी लिहाज से, तो आपका दुश्मन आप पर कभी भी रहम नहीं करेगा। यहाँ GF-17 थंडर के बारे में देखा जाए तो GF-17 थंडर यहाँ लीड ले सकता है, क्योंकि GF-17 थंडर के इस वक्त जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इसमें वेस्टर्न जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। दूसरा, GF-17 थंडर को यहाँ एक बड़ा एज इस वजह से भी मिलता है क्योंकि GF-17 थंडर में भी सेम वैसा ही रशियन इंजन यूज़ होता है जो कि MiG-29 और MiG-35 जैसे जहाज़ों में यूज़ होता है। मतलब MiG-35 में RD-33MA, GF-17 थंडर में RD-93 और MiG-29 में RD-33। ये एक ही इंजन के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिस्ट्री आपस में काफ़ी मिलती है, और मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है।
अगर इस लॉजिस्टिकल वे में देखा जाए तो जो मेंटेनेंस होगी वो ऑलमोस्ट 20% तक कम मिलेगी अगर JF-17 थंडर खरीदती है सर्बियन एयरफोर्स। उसके अलावा सर्बियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि वो JF-17 थंडर के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे कर सकती है, लेकिन वो इसके साथ साथ हाई टेक एयर टू एयर मिसाइल चाहती है, मतलब कि PL-12 है, PL-15 है या PL-10, इस जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल चाहती है। उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन भी वो चाइना या पाकिस्तान से एक्वायर करेगा, जिसमें पाकिस्तान के पास गिड्स में तकबीर बॉम्ब है, तकबीर का एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है, और दूसरी भी बहुत सी चीज़ें। उसके अलावा गिड्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ को कुछ सब सिस्टम्स भी प्रोवाइड करती है, और गिड्स पाकिस्तान की एक इमर्जिंग कंपनी है। उसके अलावा चाइनीज़ जो दूसरी सब कंपनीज होगी जिनका JF-17 के साथ एक लिंक है, उनको भी इस डील से फ़ायदा होगा। बहरहाल सर्बियन एयरफोर्स के लिए एक बूस्ट होगा कि यूरोप में रहते हुए उनके पास एक ऐसा हाईटेक एयरक्राफ्ट आ जाएगा जिस पर ना तो उसे अमेरिका को जवाबदेह होना पड़ेगा, ना ही किसी दूसरे नेटो मुल्क को, क्योंकि अगर अमेरिका से वेपन खरीदेंगे, जिसके चांसेस नामुमकिनात में से हैं, लेकिन अगर अमेरिका से फ़र्ज़ करें वो वेपन खरीदते भी हैं, तो उन्हें पहले तो रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये वेपन आपको दिया जाएगा और ये वेपन नहीं दिया जाएगा, जो कि किसी भी एयरफोर्स के लिए एक डरावना ख्वाब होता है। JF-17 थंडर के बारे में सर्बियन एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि ये 4th प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसमें 5th जनरेशन जहाज़ की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। उसके अलावा उन्होंने कहा JF-17 थंडर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और उसके अलावा इसका जो मेंटेनेंस का पूरा सेटअप है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट और दूसरे इसके कंटेम्प्रेरी एयरक्राफ्ट से बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी रेडीनेस का जो लेवल होता है वो बहुत ऑप्टिमम आपको मिलता है। यानी कि सिंपल अल्फाज में कहूँ तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का अवेलेबिलिटी रेट बहुत बेहतर है। उसके अलावा सर्बियन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि JF-17 थंडर ना सिर्फ एक बेहतरीन फाइटर जेट होगा बल्कि एक बेहतरीन स्टॉप गैप भी होगा सर्बियन एयरफोर्स के लिए, ऐसे वक्त में जब उनके 34 जहाज़ रिटायर हो चुके हैं, उनके पास बहुत कम तादाद है अपने फाइटर जेट्स की, और ये एक क्राइसिस की सूरत हाल है किसी भी एयरफोर्स के लिए। तो इसलिए सर्बिया को जल्द से जल्द ये फैसला करना होगा कि वो किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सके। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।